हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपनी सेकंड यूनिट को फिनिश करेंगे जो हम कंटिन्यू कर रहे थे फिजिक्स के 7 चैप्टर की, जो आपकी थी फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन और आपकी डैम्प्ड वाइब्रेशन और रेजोनेंस। ठीक, पिछली वीडियो में हमने रेजोनेंस की डेफिनेशन तक देख लिया था कि रेजोनेंस क्या था। आपकी स्पेशल केस थी किस चीज की, फोर्स वाइब्रेशन की, जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी आपकी किसके बराबर हो जाती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, तब आपका क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ठीक, और आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है जिसकी वजह से उसकी लाउडनेस भी अच्छी होती है, जो आपको अच्छे से सुनाई देती है, यानी साउंड क्वालिटी अच्छी होती है आपकी। ठीक है, तो ये होती है आपकी रेजोनेंस। अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो रेजोनेंस में जरूरी है। ठीक है, कंडीशन, पहली कंडीशन वही है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कंडीशन आपकी होती है, इनिशियल कंडीशन आपकी ये होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स किसके बराबर होनी चाहिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अगर ज्यादा होती है तो आपको आपका फोर्स का केस बन जाएगा, अगर कम होती है तो फिर उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस वाइब्रेशन से वो मूव कर रही है, साउंड प्रोड्यूस कर रही है, वही वाइब्रेशन से आप वो प्रोड्यूस करती रहेगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, मीडियम वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम आपका हो। ठीक, वैक्यूम होगा तो ये किस में बदल जाएगा आपका, ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। अगर वैक्यूम हो गया तो ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, केवल आपकी क्या बचेगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। वहां पे क्या होगा, फ्री वाइब्रेशन का केस आ जाएगा और आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। क्यों, उसकी लाउडनेस आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि साउंड को ट्रेवल होने के लिए आपको मीडियम की जरूरत होती है। वो मीडियम आपकी एयर बेस्ट मीडियम मानी जाती है साउंड ट्रेवल के लिए। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या है, वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम हो सकता है। बेस्ट मीडियम कौन सा होगा, एयर। और कौन सी कंडीशन हो सकती है, और कंडीशन आपकी हो सकती है कि ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो आपका, उसके एम्पलीट्यूड जो होने चाहिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, वो हाई होने चाहिए। ठीक है, यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो ऑब्जेक्ट की हाई नहीं होनी चाहिए। हाई नहीं होगी तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके एम्पलीट्यूड ज्यादा होंगे। ठीक है, ये जर्नल जान लीजिए, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, आपका लाउडनेस पे। ठीक है, लाउडनेस आपको चाहिए तो एम्पलीट्यूड आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो नंबर, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ रिपीटिशंस, नंबर ऑफ रिपीटिशंस कम होंगे तो वो ज्यादा एम्पलीट्यूड गेन कर पाएगा, जिसकी वजह से आपकी लाउडनेस बढ़ जाएगी और साउंड क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस थी आपकी रेजोनेंस की। अब जो आपके मेन एग्जांपल आते हैं, मेन एक्सपेरिमेंट रेजोनेंस के केस में जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, 3 एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। पहला, ठीक है, इस केस में क्या होगा, टू कॉन्ग्रुएंट पेयर्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क लेने हैं आपको। ठीक, कॉन्ग्रुएंट पेयर बोल रहा हूं मतलब दोनों के ओवरलैप, मटेरियल सब कुछ सेम होना चाहिए। थिकनेस से लेके लेंथ से लेके मटेरियल तक सब कुछ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, उसके नीचे आप क्या लगाएंगे, एक एयर कॉलम या साउंड बॉक्स। ठीक, ये आपका साउंड बॉक्स लग गया। फिर दूसरा, ठीक है, कुछ अंतर होगा लेकिन ओरिजिनली आपको क्या लेना है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। इसको हम ए मान लेते हैं और बी हो जाता है। ठीक है, अब
पहली चीज ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक, क्लास 9 में हमने कॉन्ग्रुएंसी बड़े अच्छे से पढ़ी हुई है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब पता होगा, शेप, साइज, डायमेंशंस, वेट, मटेरियल सब किस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये आपका एयर कॉलम या साउंड बॉक्स है। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि इसका क्या कार्य होता है। जो आप वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क से, ठीक, ट्यूनिंग फॉर्क से आप जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे वो ट्रैवल होके कहां जाएगी, यहां पे, और एयर होने की वजह से उसकी क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी, यानी साउंड क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ने से उसकी लाउडनेस बढ़ जाएगी, यानी क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए हमने साउंड बॉक्स लगाया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको वाइब्रेट करना है ए को। ठीक, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर दिया आपने इसमें। ये वाइब्रेशन क्या होगी, मान लीजिए इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक, ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसकी भी क्या होगी 50 हर्ट्ज। ठीक है, ए एंड बी एंड 50 हर्ट्ज। अब इस पे आपने वाइब्रेशन प्रोड्यूस करी किससे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, मतलब 50 हर्ट्ज से इसको वाइब्रेट आपने किया। ये वाइब्रेट होगा, इसकी वाइब्रेशन ट्रैवल होगी इधर। ठीक है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, लेकिन इसको मिल कितनी रही है 50 हर्ट्ज। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, फोर्स वाइब्रेशन। ठीक है, फोर्स वाइब्रेशन। अब ये एयर कॉलम, ये एयर कॉलम, ठीक है, यहां से वाइब्रेशन ट्रैवल होगी इधर। ठीक है, ये फोर्स वाइब्रेशन था, तो उतनी ही इधर ट्रांसफर होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, फोर्स वाइब्रेशन। ठीक, फोर्स वाइब्रेशन, यहां से इधर ट्रांसफर हुआ फोर्स वाइब्रेशन, इधर से इधर, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट चल रही है। ठीक, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अब यहां से यहां ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फोर्स वाइब्रेशन। और फ्रीक्वेंसी कितनी ट्रांसफर हो रही थी, यहां पे आपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, वो इधर आई, इधर आई, इधर आई। इस केस के लिए इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो दोनों क्या होंगे, 50 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो आपने इधर से ट्रांसफर किया वो इधर आ गया, यानी दोनों क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ए एंड बी क्या है, ए एंड बी में कौन सा वाइब्रेशन हो रहा है, रेजोनेंस। ठीक है, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से और दोनों भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है, तो दोनों 50 हर्ट्ज से वाइब्रेट कर रहे हैं। ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, साउंड बॉक्स का केस क्या था, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना, जिसकी वजह से लाउडनेस इंक्रीज होगी, यानी क्वालिटी ऑफ साउंड हम बढ़ा रहे हैं साउंड बॉक्स लगाने की वजह से। ठीक है, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है आपका। ठीक है, डिटेल में पढ़ना हो, आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तीनों एक्सपेरिमेंट से आएगा जरूर। ठीक है, तो तीनों एक्सपेरिमेंट आना जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट सेकंड। इस केस में क्या होगा, 4 पेंडुलम आपको लेने हैं, 2 सेम साइज, 2 सेम लेंथ के, 2 अलग अलग लेंथ के। ठीक, अरेंजमेंट कैसा होगा, अरेंजमेंट देखते हैं। ये आपकी इलास्टिक थ्रेड हो गई, इलास्टिक थ्रेड में आप कोई भी ले सकते हैं, रबड़, कुछ भी। ठीक, इलास्टिक होनी चाहिए। इलास्टिक क्या करेगी, वाइब्रेशन को ट्रांसफर करेगी। इस एंड पे आपने लगाया एक, ठीक, बी, बी, सी, डी। ठीक है, बॉब का साइज सेम है, रेडियस सेम है, अंतर कहां है, लेंथ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक, इनिशियल पॉइंट क्या होगा, इसमें हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, इसमें हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे, कितनी करेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो इस पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी पेंडुलम के केस में, 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। डिपेंडेंसी किस पे हो गई, लेंथ पे।
ठीक है, तो लेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक, तो हमने इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से इसको वाइब्रेट किया, तो वो वाइब्रेशन ट्रैवल हुई यहां पे, ठीक है, इलास्टिक था, वाइब्रेशन ट्रैवल हुई। अब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में डिफरेंस है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, लेकिन आपने दी कितनी, इतनी, तो इसके केस में क्या हो गया, ये फोर्स वाइब्रेशन, ठीक है। फिर क्या हुआ, यही आगे ट्रैवल हुई, इसकी लेंथ में इसकी लेंथ में भी डिफरेंस है, तो ये भी क्या होगा, फोर्स वाइब्रेशन। ठीक, अब आई डी की बारी, लेंथ सेम है, ठीक, बॉब, रेडियस, मटेरियल सब सेम है, लेंथ भी सेम है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। तो डी में क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस, और ए में भी क्या है, रेजोनेंस। ए में रेजोनेंस क्यों, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हमने इसको वाइब्रेट किया, वो ट्रैवल होके कहां गया, डी में, इक्वल, यहां पे डिफरेंस हो गया, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग है, ठीक है। तो ये आपका है सेकंड एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं रेजोनेंस करते क्यों, इसके बाद हम थर्ड एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसके पहले देख लेते हैं रेजोनेंस की जरूरत क्या है। रेजोनेंस ऐसी है जैसे आपसे बोला जाए कि आपकी दौड़ने की कैपेसिटी है 5 किलोमीटर, ठीक, मैक्सिमम स्पीड से आप 5 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं, यानी आप मैक्सिमम परफॉर्म करेंगे 5 किलोमीटर तक अपनी मैक्सिमम स्पीड से, ठीक। तो आदमी को जब आपकी, कोई और आदमी हुआ, आपकी जब उसको लिमिट चेक करनी है या फिर आपकी परफॉर्मेंस चेक करनी है, ठीक, मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे ही आपकी मार्किंग होती है, तो जब वो परफॉर्मेंस चेक करेगा तो वो क्या करेगा, 5 किलोमीटर आपको मैक्सिमम पावर से दौड़ा के देखेगा, ठीक है। तो आप मैक्सिमम कब परफॉर्म कर पाएंगे, 5 किलोमीटर तक, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक। मैक्सिमम जो आपकी लिमिट होगी वो कितनी है, 5 किलोमीटर, और आदमी हमेशा अपनी मैक्सिमम लिमिट पे अच्छा परफॉर्म करता है, बेस्ट परफॉर्म करता है। तो ये क्या है, मटेरियल की बेस्ट परफॉर्मेंस पे आपको मैक्सिमम या अच्छा, सबसे अच्छा साउंड आपको प्रोड्यूस करके देता है रेजोनेंस में, इसलिए हम रेजोनेंस की जरूरत पड़ती है। फ्री वाइब्रेशन में भी वही है, लेकिन डिफरेंस कहां आता है, वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम परफॉर्मेंस या फिर क्वालिटी चेक नहीं कर पाते, ठीक है, कि साउंड की वाइब्रेशन कैसी है, क्योंकि हमें सुना ही नहीं पड़ती, वहां पे वैक्यूम मीडियम है, ठीक है, मीडियम वैक्यूम, तो वहां पे साउंड ट्रैवल नहीं होगी, तो हम कैसे पता लगाएंगे साउंड की क्वालिटी क्या है, क्या ये, ठीक। तो जब हम प्रैक्टिकल केस में आते हैं तो हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर देते हैं तो हमें रेजोनेंस मिल जाता है, ठीक। तो फ्री वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस में एक डिफरेंस है मीडियम का, वो भी क्या, उसमें वैक्यूम है, इसमें मैक्सिमम के लिए आपको एयर देना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट। अब चलते हैं हमारे थर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ और इस यूनिट को फिनिश करते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, एक आपने ट्यूब ले ली, इसके नीचे आपने टैप लगा दी, ठीक, इसमें आपने पानी भर लिया, ठीक है, फुल नहीं भरा, कुछ गैप छोड़ दिया। फिर यहां क्या किया आपने, एक ट्यूनिंग फॉर्क से आपने वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर दी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, इसकी मान लीजिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो इसकी मान लीजिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 40 हर्ट्ज, ठीक, आपने इसको इससे वाइब्रेट किया। अब ये वाइब्रेशन ट्रैवल होगी यहां पे जो एयर गैप आपने छोड़ा था, इसे हम बोलते हैं एयर कॉलम, ठीक है। एयर कॉलम किस केस में आया था एग्जांपल में, किसमें, फ्लूट या ऑर्गन पाइप के केस में। इस एयर कॉलम में क्या होगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन ऑर्गन पाइप के केस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, यानी इसकी लेंथ अगर ज्यादा होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पे टैप लगा रखा है जो आपका वाटर लेवल कम करेगा और
एयर कॉलम की लेंथ बढ़ाएगा। ठीक है, तो एयर कॉलम की लेंथ बढ़ाएगा तो किससे क्या फायदा होगा? फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। हमको मैच कौन सी करनी है? ये वाली। ठीक है, और इसमें प्रोड्यूस होगी हाइयर। मान लीजिए इसमें प्रोड्यूस हुई 100 हर्ट्ज, इसका एयर कॉलम ये था। फिर हमने टैप ओपन कर दिया, फिर क्या हुआ? पानी कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज मिली, फिर आपने कम किया, यहाँ पे आपको 40 हर्ट्ज मिल गई। यहाँ पे आप वाटर कम बंद कर देंगे, आपको एयर कॉलम की लेंथ पता चल जाएगी। मेनली ये यूज किस लिए होती है? एयर कॉलम की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए आपको कितनी एयर कॉलम की जरूरत पड़ेगी। ठीक, ये इसका है एप्लीकेशन। तो इसका अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है। आपकी बुक में क्या दिया है? एक और ट्यूब कनेक्ट कर दी है, यहाँ पे वॉल लगा दिया है। आप पानी क्या करते हैं? इधर ट्रांसफर करते हैं। ठीक, लेकिन बेसिक अरेंजमेंट क्या है? ये है, आपको एयर कॉलम की लेंथ बढ़ानी है और फ्रीक्वेंसी इससे मैच करनी है। ठीक, जिससे आपको फाइंड आउट हो जाएगी कि इतनी फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए कितने लेंथ की एयर कॉलम की जरूरत होगी आपको। ठीक, तो ये हैं आपके 3 एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, 3 एक्सपेरिमेंट्स। अब रेजोनेंस की कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर है आपकी डेली लाइफ में तो वो क्या है? टीवी या रेडियो। टीवी रेडियो में हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से मैच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब मैच हो जाती है तो क्या होता है? उस वेव में जो एनर्जी है, मतलब जो भी आपकी साउंड वेव है उसमें एनर्जी होगी, वो एनर्जी ट्रांसफर करता है जो आपको ट्रांसमिट होकर कहां सुनाई देती है? आपके रेडियो पे। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होने की वजह से क्या होता है? वहां से एनर्जी ट्रांसफर होके आपके रेडियो तक आती है, जिससे आपको रेडियो से न्यूज वगैरह, मैच टेलीकास्ट सब सुनाई देता है। ठीक, तो बेसिक अगर कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो रेडियो में यही होता है। तो रेजोनेंस का केस वहीं आता है, क्योंकि रेजोनेंस ऐसा केस है जिसमें मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर आप कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम परफॉर्मिंग वाइब्रेशन होगी वहां पे। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी मैक्सिमम परफॉर्मिंग वाइब्रेशंस होंगी जो उस फ्रीक्वेंसी से मैच करेंगी और अच्छे से आपको एनर्जी ट्रांसफर दे पाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ आपका रेजोनेंस खत्म होता है, आपकी सेकंड यूनिट फिनिश। आप एग्जांपल देख लीजिएगा बुक में, 5-6 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, डिफिकल्टी नहीं होगी, अगर डिफिकल्टी हो तो आप व्हाट्सएप करके आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 साउंड की थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट जो है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो आपको मदद करती है 2 तरह के साउंड को डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, डिफरेंशिएट करने में कैसे? कि 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 2 सेम ऑब्जेक्ट है, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट है, उससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें क्या डिफरेंस है वो, और दोनों की पिच अलग अलग है तो भी आप माइंड कर सकते हैं। कैसे, वो भी देखेंगे। तो 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी। पहली लाउडनेस, दूसरी पिच, तीसरी क्वालिटी। क्वालिटी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं टिम्बर। तो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं, लाउडनेस। ठीक, लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है आपकी? जो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। आप स्टार्टिंग से साउंड के चैप्टर में मैं बता रहा हूं कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो आपकी लाउडनेस इंक्रीज होगी, जिससे आपकी साउंड अच्छे से सुनाई देगी। तो ये कैसे मदद करती है आपको? 2 साउंड्स कैन बी डिफरेंशिएटेड। कब 2 साउंड को आप कब डिफरेंशिएट कर सकते हैं लाउडनेस की मदद से? जब वो सेम ऑब्जेक्ट या सेम कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस हो रही हो, बट उसका क्या हो, आपके डिफरेंट लेवल्स हो। डिफरेंट लेवल्स मतलब एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड सेम होगा तो उससे क्या होगा, लाउडनेस तो आपकी होगी, लेकिन हल्का सा भी लाउडनेस में वेरिएशन होगा तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों साउंड में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो ये डिपेंडेंसी इसकी किस पे होती है? आपकी एम्पलीट्यूड पे होती है। ठीक है, एम्पलीट्यूड पे होती है। और एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करती है आपकी? लाउडनेस इक्वल्स टू
ठीक, लाउडनेस प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मतलब अगर एम्पलीट्यूड आपका a है तो लाउडनेस कितनी होगी, 2a हो जाएगी, a स्क्वायर हो जाएगी। अगर आपकी लाउडनेस एम्पलीट्यूड आपका 2 है तो लाउडनेस आपकी 4 हो जाएगी। अगर आपका एम्पलीट्यूड 4 है तो आपकी लाउडनेस कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। मतलब 2 की पावर में चलेगी, ठीक, स्क्वायर की पावर में आपकी चलेगी। इसके बाद दूसरी चीज आपकी आती है, दूसरी चीज आपकी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स कैसे समझें इसको। मान लीजिए आपके बगल में कोई खड़ा होके एम्पलीट्यूड हाई करके आपसे बोलेगा तो आपके कान में एकदम से सुनाई देगा तो आपको अफेक्ट कर सकता है। लेकिन वही आदमी अगर दूर खड़ा होकर उतने ही एम्पलीट्यूड पे बोलेगा तो आपको उतना तेज नहीं सुनाएगा, ठीक। तो लाउडनेस आपकी क्या होगी कि कितना तेज साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कितना तेज आपको साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। साउंड लाउडनेस मतलब वॉल्यूम जो आप अप डाउन करते हैं वो, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। ये कैसे डिपेंड करती है, लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो लाउडनेस कम होगी, ठीक, और डिस्टेंस घटेगी तो लाउडनेस इंक्रीज होगी। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरी पॉइंट की, क्या है, डेंसिटी, ठीक। डेंसिटी पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी और लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन लाउडनेस, ठीक। डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो लाउडनेस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर आप एयर में बोल रहे हैं तो लाउडनेस कुछ और होगी, लिक्विड में या वाटर में बोलेंगे तो लाउडनेस कुछ और होगी, ठीक है। तो मीडियम का इफेक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और मीडियम जितना डेंस होगा लाउडनेस उतनी इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन हम प्रोपोर्शनल इसलिए नहीं बोल सकते, कहीं कहीं एक्सेप्शन भी आ जाते हैं। तो परफेक्ट रिलेशन अभी तक हमको मालूम नहीं चला है, बस इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगी, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगी, ठीक है। प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की, ठीक। सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर मान लीजिए आप एक स्ट्रेच्ड वायर है उसको प्लग करके छोड़ेंगे तो उसकी वाइब्रेशन कुछ और होगी। आप किसी मार्कर को वाइब्रेट करेंगे तो उसकी वाइब्रेशन कुछ और होगी। बोर्ड को वाइब्रेट करेंगे तो उसकी वाइब्रेशन कुछ और होगी, ठीक। तो लाउडनेस अलग अलग होती जाएगी, क्यों, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो उतनी सरफेस एरिया क्या होगा, वाइब्रेट होगा, तो लाउडनेस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहां पे भी क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज तो लाउडनेस क्या होगी, इंक्रीज, ठीक। इसमें भी हम प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते, फिर वही बात कि हमको परफेक्ट रिलेशन अभी नहीं मालूम, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, लास्ट आपका क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ रेजोनेटिंग बॉडी। रेजोनेटिंग बॉडी मतलब जो रेजोनेंस शो कर रही हो, मतलब एक बॉडी, दो बॉडी सेम साइज की हो, सेम शेप की हो, मतलब कॉन्ग्रुएंट बॉडीज हो और सेम वाइब्रेशन नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हो, तो वहां पे साउंड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंगल बॉडी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही होगी तो रेजोनेटिंग बॉडी भी अगर आ जाएगी ठीक है, रेजोनेटिंग बॉडी भी अगर आ जाती है तो क्या होगा, लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगी और आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज का मतलब क्या है, लाउडनेस इंक्रीज होगी। एम्पलीट्यूड तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है हर बॉडी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, लाउडनेस हो गई, अब इसकी यूनिट की बात करते हैं कि इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है आपकी डेसिबल, डीबी, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं, टोन, ठीक है। ज्यादातर डेसिबल यूज होती है, लेकिन कभी कभार आपको फोन किसी ओल्ड बुक में लिखा मिल जाएगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, फोन को हम क्या बोलते हैं, डेसिबल। अब
डेसिबल होता क्या है? डेसिबल आपकी मेजर करती है, डेसिबल की मेजरमेंट स्टार्ट होती है जीरो से, जीरो डेसिबल। जीरो डेसिबल किसका होता है? जो आपसे क्लास टीचर बोलती होंगी कभी पिन ड्रॉप साइलेंस, तो मतलब पिन ड्रॉप होगी तो वहां पे नॉइज नहीं होगा, लेकिन उसको क्या माना जाता है? वो आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों? उसका सरफेस एरिया कम है। तो जब आप ड्रॉप करेंगे तो वाइब्रेशन तो होगी, हो सकता है सुनाई भी दे, हर आदमी के लिए अलग अलग डिफर कर सकता है, ठीक है। तो जीरो डेसिबल क्या होगा? जो आपकी पिन ड्रॉप साइलेंस होती है वो। तो पिन ड्रॉप, और इसी जीरो डेसिबल को क्या लिया जाता है? सबसे छोटा साउंड, ठीक, जिसे हम बोलते हैं फेंट साउंड। हाँ, तो ये बात हो रही थी पिन ड्रॉप साइलेंस। तो पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब क्या होता है? फिजिक्स की लैंग्वेज में तो वही होगा कि पिन ड्रॉप होगी तो आपको सुनाई नहीं देना चाहिए, ठीक, सुनाई देता भी नहीं। लेकिन आपकी क्लास में क्या मतलब होता है? अगर पिन भी ड्रॉप हो जाए, पिन ड्रॉप हो जाए तो उसकी भी वाइब्रेशन आपको सुनाई पड़े, ठीक है। मतलब आप इतने कंसंट्रेटेड हो क्लास में कि वो भी आपको सुनाई पड़े, लेकिन इतनी तो वाइब्रेशन होती नहीं है इसकी, ठीक है। ऑडिबल साउंड के बीच की रेंज होती नहीं है जो आपको सुनाई पड़े। अगर आप ज्यादा ध्यान लगा के सुनते हैं तब आपको सुनाई पड़ेगी, ठीक है। इसलिए इसको क्या लिया गया? जीरो डेसिबल। और इसको बोलते हैं सबसे छोटा साउंड, सबसे छोटा साउंड, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं आपकी, और हाँ, लाउडनेस क्या होती है? सब्जेक्टिव क्वांटिटी होती है, मतलब पर्सन टू पर्सन क्या कर सकती है? वेरी कर सकती है, ठीक है। मेरे लिए मान लीजिए कि बहुत तेज गाना बज रहा है, वो मेरे लिए नॉर्मल है, लेकिन आपने देखा होगा अगर आपके पेरेंट्स आ जाए तो उनके लिए क्या होता है? वो नॉइज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, नॉइज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन क्या होता है? वेरी कर सकता है, ठीक। तो ये है आपकी सब्जेक्टिव क्वांटिटी। इसी तरह डिफरेंट साउंड्स होते हैं आपके। जेट जब टेक ऑफ करता है तो उसका 140 डेसिबल होता है। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी के डिफरेंट डिफरेंट साउंड वाइब्रेशंस होते हैं। तो ये आपकी बात हो गई लाउडनेस की। अब लाउडनेस क्या है? सब्जेक्टिव है। तो ऐसी कोई क्वांटिटी होनी चाहिए लाउडनेस के लिए कि जो हो आपकी ऑब्जेक्टिव, मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर आदमी के लिए सब्जेक्टिव ना हो के वो क्या हो? कांस्टेंट हो। इसको हम मेजर करते हैं किससे? इंटेंसिटी से, ठीक है। लाउडनेस को मेजर करने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी बनाने के लिए क्या करते हैं? इंटेंसिटी का मेजर करते हैं। अब इंटेंसिटी कैसे मेजर करी जाती है? मान लीजिए आपने यहां स्पीकर रखा, ठीक, साउंड आपने बजाया, यहां पे आपने एक स्लिट रखी, स्लिट में क्या किया? 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कट किया और 1 सेकेंड में इससे जो साउंड पास हुई, जिसे हम एनर्जी भी बोल सकते हैं क्योंकि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो जितनी एनर्जी पास होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी इंटेंसिटी हो जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है? एरिया क्या होना चाहिए? साउंड के प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसे हम बोलते हैं क्या? इंटेंसिटी, ठीक। तो इंटेंसिटी जब हम मेजर करेंगे तो वो सब्जेक्टिव ना होकर ऑब्जेक्टिव होगी, वो हर पर्सन के लिए कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। आदमी लाउडनेस को वैरी कर सकता है कि ये मेरे लिए लाउड है, ये मेरे लिए नॉइज है, ये मेरे लिए प्लेजेंट है, लेकिन इंटेंसिटी को आप नहीं बोल सकते। क्यों? ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी। अब देखते हैं इंटेंसिटी, एनर्जी की बात हो गई, तो इंटेंसिटी एंड डेसिबल में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, तो 0 डेसिबल जो होता है वो आपका 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम जूल भी बोलते हैं, ठीक है, इसके बराबर होता है 0 डेसिबल। ठीक है, जहां पे 0 डेसिबल होगा वहां पे इतनी एनर्जी पास कर रही होगी 1 सेकंड में। ठीक, अब 1 डेसिबल की बात करें, वो किसके बराबर होगा? 1 डेसिबल क्या होता है? 0 से
0 में 26% एनर्जी का इंक्रीज कर दे तो वो आपकी 1 डेसिबल बन जाती है। ठीक है, मतलब 10 की पावर -12 का पहले 26% निकाल लें, उसको 10 की पावर -12 में ऐड कर दें, वो वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 डेसिबल की। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हम 2 डेसिबल में जाते हैं तो 1 डेसिबल का 26% निकाल के क्या करें, इसी में ऐड कर दें, या फिर 0% का 52%, 0 डेसिबल का 52% निकाल लें और 0 डेसिबल में ऐड कर दें, वो क्या हो जाएगी 2 डेसिबल की एनर्जी हो जाएगी। तो 1 डेसिबल की डिफिनीशन क्या देख सकते हैं, 1 डेसिबल इज डिफाइंड एज 26% इंक्रीज ऑफ एनर्जी इन 0 डेसिबल which is of 0 decibel where 0 decibel is equals to 10 to the power -12 watt per meter square या 10 to the power -12 जूल। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई लाउडनेस की। ठीक, लाउडनेस में क्या है, सब्जेक्टिव क्वांटिटी है, इंटेंसिटी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है। ठीक, अब चलते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ। क्या होगा, पिच। ठीक है, आपने टीवी का रिमोट देखा होगा तो उसमें एक वॉल्यूम अप डाउन का होता है बटन। वो किस लिए होता है, वॉल्यूम अप डाउन करके आप उसकी वाइब्रेशन या एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हैं जिससे साउंड आपको तेज या धीमे सुनाई देता है। लेकिन उसी के साथ आपको कुछ एडिशनल बटन दिए होते हैं जैसे बेस का और डिफरेंट चीजों के बटन दिए होते हैं, जैसे ट्रिबल का दिया होता है। तो इनका काम क्या होता है, ठीक है, पहला होता है आपका बेस, दूसरा तो होता है आपका ट्रिबल। ठीक है, बेस में क्या होता है, आपकी जो ये वेव फॉर्म है, ठीक, एक वेव फॉर्म ये है, एक वेव फॉर्म क्या है ये, और हां दोनों के एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है। डिफरेंस कहां है, आप वेव फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक, एक ये जो बेस साउंड होता है वो जनरली किसकी आवाज में आप देख सकते हैं, अगर आपको महसूस करना हो, वो जनरली मेंस की वॉइस में होता है। और ट्रेबल की बात करें तो जिसे हम पतली आवाज बोलते हैं वो जनरली आपकी क्या होती है, वुमेन की वॉइस में होती है। ठीक, जनरली, एक्सेप्शन की बात छोड़ दीजिए। तो इसमें क्या है, पिच जो होती है आपकी वो डिपेंड करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन क्या होती है, 1/T। लेकिन 1 क्या है, नंबर ऑफ वेव, T क्या है, टाइम। जहां पे हमने एक वेव कांस्टेंट कर दी और टाइम पीरियड क्या है, अलग अलग हो सकता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन की बात करें तो क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। ठीक, एक वेव क्या होती है, पहले पॉजिटिव गई फिर नेगेटिव, ये आपकी 1 वेव हो गई। ठीक, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1। ठीक है, ये क्या हो गई, ठीक है, कितनी वेव हो रही है, 1 2। ठीक, तो ये क्या हो गई, 2 वेव। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। ठीक है, मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है, मैक्सिमम मिनिमम लिमिट सेम है, नंबर ऑफ रिपीटिशंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ रिपीटिशंस मतलब जो आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे कि 100 हर्ट्ज है, उसको 200 से देंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ रिपीटिशंस इंक्रीज होंगे, लाउडनेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर सेम एम्पलीट्यूड रीच कराएं और रिसेंट मूवमेंट कराते रहें, ठीक, खूब तेज खूब तेज खूब तेज, तो क्या होगा, नंबर ऑफ रिपीटिशंस बढ़ जाएंगे लेकिन टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम टाइम में ये 1 वेव है, ये 2 वेव दे रही है। ठीक है, तो ये होती है आपकी पिच। इसको ये मदद कैसे करती है आपको दो साउंड को डिफरेंशिएट करने में,
दैट कैरेक्टरिस्टिक इन विच यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड ऑफ सेम लाउडनेस सेम इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट भी आपका सेम है, लाउडनेस भी सेम है, तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। ठीक, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिपीटिशंस, नंबर ऑफ जितनी बार फ्रीक्वेंट मूवमेंट मतलब जितनी बार एम्पलीट्यूड रीच कर रहा है वो क्या होगा आपका? फ्रीक्वेंसी। तो आपकी ये हो गई फ्रीक्वेंसी। और पिच भी क्या है? पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकती है, सब्जेक्टिव क्वांटिटी, लेकिन इसको मेजर करने के लिए क्या है? फ्रीक्वेंसी, जो आपकी क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी हो गई। अब एक वेव ये है, एक वेव ये है। ठीक, दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा। इस तरह कभी कभी क्या हो जाता है, पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, कि बताएंगे नहीं, आपसे पूछेंगे कि किस कैरेक्टरिस्टिक से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, किस कैरेक्टरिस्टिक से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे? तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए नंबर ऑफ रिपीटिशन सेम है, सॉरी नंबर ऑफ रिपीटिशन अलग है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो कौन सी? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है आपकी पिच। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी पिच की। अब चलते हैं हमारा लास्ट, क्वालिटी। ठीक, क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर का क्या मतलब है? पहले में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या होगा? ये आपको हेल्प करती है दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साउंड को डिफरेंशिएट करने में। दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए आप आंख बंद करके भी बता सकते हैं कि गिटार का साउंड कौन सा होगा और वायलिन का कौन सा होगा। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, ठीक है, और आप कुछ कर रहे हैं या फिर आप वहां पे नहीं है कि आप देख के बता पाए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आपके अगर कान में आवाज जा रही है तो आप ये बता देंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है। तो ये किस में हेल्प करेगा? जब आपकी लाउडनेस सेम होगी, पिच सेम होगी, लेकिन डिफरेंस कहां होगा? डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे होंगे तब। ठीक है, वो डिफरेंट आप जब इमेज बना लेते हैं दिमाग में, या फिर आपकी दिमाग में वाइब्रेशन सेट हो जाती है, तो आप आराम से बता सकते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जा रहा है। ठीक है, ये जनरली किसमें यूज किया जाता है? ठीक है, जनरली किसमें यूज किया जाता है? म्यूजिक के केस में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट आपको वहीं मिल सकते हैं। ठीक, गिटार का अलग होगा, सितार का अलग होगा। अगर बात करें ये आपका होता है मोस्ट कॉमन है ये ट्यूनिंग फॉर्क का। ठीक, ये फिजिक्स में आपको हर जगह मिल जाएगा। ठीक, सबसे कॉमन है आपका ये ट्यूनिंग फॉर्क। वायलिन की बात करें तो आपका क्या होता है? शार्प होता है, उठता है, गिरता है। ठीक, पहले उठा, फिर धीरे से गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, मतलब शार्प होता है। एक पॉइंट पे आपको एकदम तेज सुनाई देगा, फिर धीरे 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 क्या कम होता चला जाएगा। ठीक, तो ये आपका है वायलिन का, ये आपका है ट्यूनिंग फॉर्क का। एक और होता है गिटार का। ठीक, गिटार या सितार, उसमें क्या होगा? डिफरेंट पीक्स होंगे, लेकिन क्या होगा? पीरियोडिक होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी क्वालिटी और टिम्बर की। अब एक और पॉइंट बचता है छोटा सा, क्या? म्यूजिक और नॉइज में डिफरेंस। म्यूजिक एंड नॉइज में डिफरेंस। उसके पहले लाउडनेस और इंटेंसिटी में रिलेशन देख लेते हैं। वो क्या होता है? लाउडनेस इक्वल्स टू K इंटू लॉग आई।
के क्या है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, लॉग आपको पता ही है, आई क्या है इंटेंसिटी। ठीक, अगर दो इंस्टेंट पे बात की जाए स्टार्टिंग पे और एंडिंग पे तो वो क्या हो जाएगा आपका आई नॉट अपॉन आई। ठीक, तो ये रिलेशन होता है आपका लाउडनेस और इंटेंसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं म्यूजिक एंड नॉइज। म्यूजिक क्या है? ठीक, म्यूजिक वेव फॉर्म के हिसाब से अगर बात करें तो क्या होता है, रेगुलर होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक, और पीरियोडिक होता है। ठीक, और क्या होगा, स्मूथ होगा, और आपका क्या होगा, प्लीजेंट होगा। ठीक, तो ये हो गई आपकी किसकी, म्यूजिक की कैरेक्टरिस्टिक। अब नॉइज की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें तो क्या होगा, रेगुलर है तो ये क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। ठीक, कॉन्टिन्यूअस है तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक, ये पीरियोडिक है, मतलब एक वेव फॉर्म के बाद जो दूसरी वेव फॉर्म आई है अगर उसको आप एक के ऊपर एक रख दे तो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये पीरियोडिक है तो ये क्या है, नॉन पीरियोडिक होगी। ठीक, ये स्मूथ है तो ये क्या होगी, रफ हो सकती है, हार्श हो सकती है, वो अलग अलग होगा। ठीक, प्लीजेंट है तो नॉइज हमेशा क्या होता है, अनप्लीजेंट, मतलब आप उसको परमानेंट सुन नहीं सकते। म्यूजिक आप कॉन्टिन्यूअस सुन सकते हैं लेकिन नॉइज आप सुन नहीं सकते। अब ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक पे बात। अगर बात करें डेसिबल पे तो डेसिबल पे क्या होता है, जो आपकी म्यूजिक होती है वो 10 से 30 डेसिबल तक कंसीडर करी जाती है, लेकिन आप सुनते जो है वो होती है 60 टू 70 डेसिबल या 80 डेसिबल तक। ठीक है, और नॉइज की बात करें तो 120 डेसिबल से जब इंक्रीज हो जाएगी, ठीक, ग्रेटर देन 120 डेसिबल, तो वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉइज में। ये फिजिक्स की लैंग्वेज में है। और वैसे भी मैंने बोल दिया था क्या डेसिबल क्या है, सब्जेक्टिव क्वांटिटी होगी लाउडनेस, पर्सन टू पर्सन वेरी। ठीक, लेकिन कांस्टेंट की बात करें जो फिजिक्स में माना गया है वो क्या है, 10 टू 30 म्यूजिक के लिए और ग्रेटर देन 120 डेसिबल नॉइज के लिए। ठीक है, तो इसके साथ आपकी खत्म होती है कैरेक्टरिस्टिक। हमने अपना फिनिश कर लिया है 7 चैप्टर। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।